नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है लीगल देव में, जहां हम आपको बिजनेस और लीगल ज्ञान के साथ समझदारी से बातें समझाते हैं। आज के वीडियो में हम इनकम टैक्स के बारे में विस्तार से बताएंगे और सीखेंगे, समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये आईटीआर क्या है, आईटीआर को कौन लोग भरते हैं, किन लोगों के लिए जरूरी है, आईटीआर को भरने के क्या फायदे होते हैं, इसको ना भरने के क्या नुकसान होते हैं। ये सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआर का पूरा नाम है इनकम टैक्स रिटर्न। टैक्स फाइलिंग की दुनिया में आईटीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईटीआर में होता है कि जो भी बिजनेस या कोई भी कंपनी जो टैक्स के दायरे में आता है तो उसको टैक्स भरना चाहिए। अगर आपकी कंपनी या आपका कोई भी बिजनेस टैक्स फाइलिंग के दायरे में आता है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करवाना होता है। अब आपको बताते हैं कि आईटीआर कौन से ईयर के लिए भरना होता है। ये जो आईटीआर होता है ये लास्ट ईयर की आपकी इनकम के ऊपर टैक्स होता है, वो आपको देना होता है। यानी कि जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं 2024 के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो आईटीआर फाइल करनी है वो साल 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए करनी होगी। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर होती है वो आपकी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में काउंट होती है। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आईटीआर होता है इसके अंदर किसी भी व्यक्ति या किसी भी बिजनेस द्वारा कमाई गई इनकम होती है, उस पर लगने वाले टैक्स होते हैं। ये सभी जानकारियां इस आईटीआर के अंदर मौजूद रहती है और ये जब कंप्लीट आईटीआर बन जाता है तो फिर इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाता है और वो इसे चेक करते हैं। दूसरा, आज के समय में जो आईटीआर फाइल किया जाता है वो ज्यादातर ऑनलाइन मोड से किए जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन आईटीआर फाइल किया जा सकता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए यहाँ पर ऑफलाइन मोड को भी एक्टिव रखा गया है कि वो जाकर अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि कौन लोग इस आईटीआर को भरते हैं या भर सकते हैं। वो कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है जो कि टैक्स भरने के दायरे में आता है, या फिर कोई कंपनी, कोई बिजनेस या कोई फर्म हो सकती है जो कि इस आईटीआर को भर सकती है। इसके अलावा कोई ट्रस्ट भी हो सकता है जो टैक्स भरने के दायरे में आता है, उसको भी आईटीआर भरना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनको आईटीआर फाइल करना चाहिए लेकिन वो नहीं फाइल करते हैं, तो इसके क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान होता है आईटीआर ना भरने का कि यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी होती है। साथ ही जो आईटीआर की रकम है उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। दूसरा नुकसान होता है कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस इशू किया जाएगा, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जल्द से जल्द भरें, और अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो लीगल स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं आपके खिलाफ। अब बात करते हैं कि जो लोग टाइम टू टाइम अपना आईटीआर भरते हैं उनको इससे क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा होता है कि कोई भी जब लोन लेने जाता है तो उनका आईटीआर चेक किया जाता है। जब उस आईटीआर में सब चीजें करेक्ट होती है तो कोई भी बैंक बहुत ही आसानी से उस व्यक्ति को लोन दे देती है। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर वो व्यक्ति कारोबार या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाना चाहता है तो वीजा के लिए आईटीआर की जरूरत पड़ती है। जब आईटीआर आप टाइम टू टाइम भरते हैं तो आपका अच्छा रिकॉर्ड होगा, तो आपको वीजा भी जल्द से जल्द मिल जाता है। नंबर थर्ड, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और उसमें लॉस की वजह से आपकी इनकम घट जाती है तो इसे कैपिटल लॉस कहते हैं, और समय पर आईटीआर भरने का फायदा ये है कि आप भविष्य में होने वाली इस तरह के प्रॉफिट और लॉस को अपडेट कर सकते हैं। नंबर फोर, अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको आईटीआर दिखाना पड़ता है। किसी भी सरकारी विभाग से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए पिछले 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है। नंबर फिफ्थ, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपकी इनकम प्रूफ करने का आईटीआर सबसे अच्छा प्रमाण है। नंबर सिक्स, होम और कार लोन लेने के लिए भी बैंक ग्राहक से 2 से 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। नंबर सेवेंथ,
अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आपको बिजनेस लोन मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। नंबर 8, अगर आप अधिक पैसे का कोई लेन देन करते हैं तो आईटीआर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। समय पर आईटीआर फाइल करते रहने की वजह से प्रॉपर्टी खरीदने बेचने, बैंक में बड़ी रकम जमा करने, म्यूचुअल फंड में बड़े निवेश करने में आपको इनकम टैक्स विभाग से कोई नोटिस आने का खतरा नहीं होता। नंबर 9, टीडीएस क्लेम करने के लिए भी आवश्यक है। अगर आपकी कमाई पर किसी ने टैक्स काटा है तो आप उसे वापस लेने के लिए आपको आईटीआर दिखाना जरूरी होता है। नंबर 10, अगर आप फ्रीलांसिंग या घर से कोई काम करते हैं और आपकी आमदनी टैक्स योग्य नहीं है, फिर भी आपको पेमेंट टीडीएस काट कर दी गई है, तो इस केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे आप टीडीएस रिफंड ले सकते हैं। नंबर 11, ज्यादा बीमा करवा लेने में फायदा मिलेगा। अगर आप 1 करोड़ रुपए का बीमा करवा लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनी आपसे आईटीआर मांग सकती है। वास्तव में ये आपकी इनकम का सोर्स जानने और उसकी जांच रखने के लिए आवश्यक होता है। नंबर 12, अपने एड्रेस का प्रूफ देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी आपके एड्रेस का सही प्रमाण दे सकती है। आप इसका उपयोग सभी सरकारी कामों में आराम से कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किन बातों का ध्यान देना जरूरी होता है। पहली बात, जब आप आईटीआर फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी सारी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक जगह कलेक्ट करें, जैसे कि सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, और अगर आप बिजनेस ओनर है तो अपने बिजनेस के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखें। एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से काम करने से फ्यूचर में किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। दूसरी बात, अपने इनकम सोर्सेस को अच्छे से कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। आपकी इनकम अलग अलग सोर्सेस से आती होगी, जैसे सैलरी, रेंटल इनकम और इन्वेस्टमेंट से। इन्हें अलग अलग सेक्शंस में प्रॉपरली कैटेगराइज करके रखना चाहिए ताकि आपका टैक्स फाइलिंग प्रोसेस स्मूथ हो। अगला है अपने आईटीआर फॉर्म को ध्यान से भरना। फॉर्म सही से भरते वक्त सारे डिटेल्स को केयरफुली फिल करें। किसी भी गलती या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से आपको बाद में परेशानी हो सकती है, इसलिए हर एक फील्ड को ध्यान से भरना बहुत जरूरी होता है। और याद रहे, अगर आपके पास कोई एडिशनल इनकम सोर्स है, जैसे कि फॉरेन इनकम या कोई और इन्वेस्टमेंट्स, तो उन्हें भी सही तरीके से डिक्लेयर करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार आपको सारे इनकम सोर्सेज को डिस्क्लोज करना होता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल। एक और जरूरी बात, सभी अपने इनकम टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अपने पास सेफ रखें, जैसे आईटीआर फॉर्म्स, एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स और कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने इनकम टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में यूज किए हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको फ्यूचर में किसी भी लीगल डिस्प्यूट से बचने में मदद करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेडलाइन का ध्यान रखें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट को मिस ना करें। अक्सर लोग लास्ट मोमेंट पर भाग दौड़ में गलतियां कर देते हैं, जो कि बाद में उन्हें परेशानी में डाल सकती है। इसलिए डेडलाइन आने से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे। अब चलिए हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो इंडिया के बाहर चले गए हैं, मतलब एनआरआईज के बारे में, कि क्या एक एनआरआई को इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में फॉरेन बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या होता है। एक एनआरआई वो होता है जो इंडिया से बाहर एक स्पेशलाइज्ड पीरियड से ज्यादा टाइम के लिए रहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनआरआईज को अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स को अपने इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना चाहिए। इंडियन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आप एनआरआई हैं और आपको इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है तो आपको अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। ये रूल फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट FATCA के अंडर आता है, जो कि ग्लोबली फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट के अंदर क्या होता है, आइए आपको ये बताते हैं। नंबर 1, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंट एक्ट के तहत एनआरआईज को अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। इससे
इंडिया की इनकम टैक्स अथॉरिटीज को आपकी ओवरसीज इनकम्स और एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 2, अगर आप अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं करते तो आपको हैवी पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती है। ये पेनल्टीज बहुत ही सीरियस होती है और आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। नंबर 3, अगर आपके फॉरेन बैंक अकाउंट से किसी तरह का इनकम जनरेट होता है तो उसको भी डिक्लेयर करना जरूरी है। ये इनकम भी टैक्सेबल हो सकता है, जो डिपेंड करता है इंडिया और फॉरेन कंट्री के बीच में होने वाले अग्रीमेंट के ऊपर पर, जिसका नाम है DTAA, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स। अब चलिए समझते हैं कि आपको अपने फॉरेन बैंक अकाउंट्स को कैसे डिक्लेयर करना है। स्टेप्स। नंबर 1, आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में स्केड्यूल FA भरना होता है, जो स्पेसिफिकली फॉरेन एसेट्स और इनकम को डिक्लेयर करने के लिए होता है। नंबर 2, इस स्केड्यूल में आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस और अकाउंट ओपनिंग डेट मेंशन करनी होती है। नंबर 3, जैसे कि आजकल डिजिटल फाइलिंग बहुत आसान हो गया है, आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इजीली अपना ITR फाइल कर सकते हैं और स्केड्यूल भर सकते हैं। इस प्रोसेस को समझते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जिनका आपको ध्यान रखना काफी जरूरी है। नंबर 1, इंडिया ने कई कंट्रीज के साथ DTAA साइन किया हुआ है। इसका फायदा ये है कि आपको दोनों देशों में डबल टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा। नंबर 2, कुछ कंट्रीज में थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है जिनके बियॉन्ड आपको अपने अकाउंट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। ये लिमिट्स कंट्री स्पेसिफिक होती है। नंबर 3, अगर आपको प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बेटर होगा। CA या टैक्स कंसल्टेंट्स इस प्रोसेस में आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट लीगल देव के एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो आपने देखा कि NRIs को इनकम टैक्स फाइलिंग में क्या क्या करना चाहिए और आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में और समझेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस कब आ सकता है और नोटिस से कैसे बचे। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस क्यों भेजता है। जब भी उन्हें लगता है कि आपका इनकम टैक्सेबल है और आपने सही टैक्स नहीं भरा या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक है, तब वो नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि नोटिस कब तक आ सकता है। टेक्निकली कभी भी, लेकिन जनरली जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है तब ही डिपार्टमेंट आपके इनकम डिटेल्स और टैक्सेस को केयरफुली चेक करता है और अगर उन्हें कोई गलती मिलती है तो वो आपको नोटिस भेजते हैं। अगर आपको नोटिस मिलता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपको नोटिस मिलने के बाद कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है नोटिस को केयरफुली पढ़ना। नोटिस में लिखे हर बात को ध्यान से समझे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो एक लीगल एक्सपर्ट से सलाह ले। दूसरा स्टेप है अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना। अगर आपको नोटिस में कोई गलती लगती है तो आपको सही डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे अपने केस को प्रूव करने के लिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है नोटिस का जवाब देना। नोटिस में दी गई डेडलाइन तक आपको अपने रिस्पॉन्स को डिपार्टमेंट को देना होगा। अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो आपको और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो याद रखिए, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा सा समय निकालकर अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कीजिए, नोटिस को ध्यान से पढ़िए और सही से जवाब दीजिए। बाकी यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स नोटिस से बचने के तरीकों के बारे में। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना काफी जरूरी है। ये आपके काफी काम आएंगे। सबसे पहला है अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से मेंटेन करना। आपके इनकम और टैक्स से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से ऑर्गेनाइज करें। दूसरा है अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को समय पर फाइल करना। रेगुलरली अपने टैक्सेस फाइल करते रहिए ताकि कोई भी डिफरेंस नहीं आए। तीसरा है अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें और सही तरीके से उसे मेंटेन करके रिपोर्ट करें। तो ये थे इनकम टैक्स नोटिस से बचने के तरीके। उम्मीद करते हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। और एक बात और,
अगर आपको नोटिस से रिलेटेड किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो लीगल देव हमेशा आपकी सेवा के लिए है तैयार। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स आपको नोटिस के समय जवाब देना और डॉक्यूमेंट सबमिट करने में मदद कर सकते हैं। हमारी टीम हमेशा तैयार है आपकी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या होगा अगर आप इनकम टैक्स नोटिस का टाइम पर रिप्लाई नहीं देते। इनकम टैक्स नोटिस मिलना कई लोगों के लिए स्ट्रेस का कारण बन सकता है, पर यह समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, पर आपको इसका जवाब देना जरूरी है। जब आपको नोटिस मिलता है तो पहले तो उसका डिटेल पढ़ना काफी जरूरी है और समझना चाहिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना चाहता है। अगर आप समय पर इसका जवाब नहीं देते तो इससे बहुत सारा नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते तो क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर आप समय पर रिप्लाई नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये पेनल्टी अमाउंट नोटिस के टाइम और आपके केस के डिटेल के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आप रिप्लाई नहीं देते तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपका डिसीजन अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से करेगा। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है उसके आधार पर वो आपका टैक्स फाइनल करेंगे। ये आपके लिए अनफेवरेबल भी हो सकता है क्योंकि आपके पास अपनी बात रखने का मौका ही नहीं रहेगा। तीसरा, कुछ सीरियस केसेस में आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आप जानबूझकर रिप्लाई नहीं दे रहे तो वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं जिसमें जेल भी हो सकती है। चौथा, आपका नाम ब्लैक लिस्ट हो सकता है। मतलब आप फ्यूचर में कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे लोन लेना, पासपोर्ट रिन्यू करना एक्सेट्रा में दिक्कत का सामना फेस कर सकते हैं। और आखिरी, आपके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट्स को सीज कर सकता है जिससे आप अपने फंड्स को यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस मिलती है तो डरने की जरूरत नहीं। सबसे पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो एक प्रोफेशनल सीए या टैक्स कंसल्टेंट की मदद आप ले सकते हैं या फिर लीगल देव के एक्सपर्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, नोटिस का जवाब टाइम पर दे। हर नोटिस में एक डेडलाइन होती है, उससे पहले रिप्लाई करना जरूरी है। नंबर 2, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो करेक्ट और कंप्लीट दे। गलत इंफॉर्मेशन देने से आपको पेनल्टी लग सकती है। नंबर 3, अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कम्युनिकेशन को सेफ रखें, ये फ्यूचर में काम आ सकते हैं आपके। नंबर 4, अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है तो एक प्रोफेशनल की हेल्प ले, वो आपको सही एडवाइस और गाइडेंस दे सकते हैं या फिर आप लीगल देव से भी हेल्प ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लीगल देव आपकी कैसे मदद कर सकता है। लीगल देव के थ्रू आपका इनकम टैक्स नोटिस का रिप्लाई देना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि लीगल देव अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और आपको इन सब से डील करने में बहुत हेल्प करता है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।